आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लोकमत। तो आज की इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है। खास क्या है कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग की मैराथन क्लास के बारे में। इससे पहले हमने इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए करा दिए थे, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से आपको क्वेश्चन याद करने हैं। और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, आपसे बोला था कि आप उन क्वेश्चन को जब तक मैराथन क्लास नहीं आती है जब तक उन क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से बेटर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में यही बताने वाले हैं, जो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए थे उन क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई देखो, सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। एग्ज़ाम नज़दीक क्या, आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी कुछ मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ परीक्षा के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। और इसमें आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं PDF नोट से रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें आपको YouTube के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आपके पास ये जानकारी, यानी कि आप हमारे YouTube चैनल के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तो आपका इसमें लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने कॉलेज या अपने दोस्तों के साथ या जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से आप कनेक्टेड हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर की जाए। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि इस मैराथन क्लास में जो हम बताने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग सब्जेक्ट है, बेसिकली ये दो पार्टों में है, क्योंकि इसमें एक तरफ डेटा साइंस है और दूसरी तरफ आपका इसमें हो जाता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंतर्गत आपका AI आता है और डेटा साइंस के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑल हम यहाँ पर पहले यही जानते हैं कि जो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग है, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, यानी कि छठे सेमेस्टर का कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूछा जाता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब ये है कि ये एक तरह से कंपलसरी होता है इसे पास करना। और आपकी इलेक्टिव सब्जेक्ट में 3-4 सब्जेक्ट आती हैं, जिसका एग्ज़ाम 19 तारीख को है और 19 तारीख तक आपकी तीनों सब्जेक्ट 3-4 सब्जेक्ट जो हैं उनकी आपको मैराथन क्लास साथ ही जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी। और अगली मैराथन क्लास देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं इस मैराथन क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा उस तरह से आपको समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर हम सबसे पहले तो यही जानते हैं कि AI क्या होता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फुल फॉर्म होती है AI की, और हिंदी में इसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप जो PDF में लिखा हुआ होता है केवल वही पढ़ाते हैं। तो एक बात बताओ कि जो PDF में हम यहाँ पर लिखते हैं वो हम खुद अपने हाथों से लिखते हैं, और जब हम अपने हाथों से स्वयं लिखते हैं किस लिए लिखते हैं, उसे पढ़ाने के लिए लिखते हैं। अगर आप किताब से इस डेफिनेशन को वगैरह को याद करेंगे तो आपको फ़ायदा क्या रहेगा, क्योंकि PDF में जो हम प्रोवाइड कराते हैं वो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट वे होता है, जो अच्छे से आपको समझ में आ जाए उस तरह से हम इसमें लिखते हैं। और समझाने की बात क्या है, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको कंप्यूटर के माध्यम से ही समझना होता है। और जहाँ तक समझाने की बात है, अगर कोई पॉइंट आता है तो मैं समझाऊंगा ज़रूर और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यही जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑल मैं आपसे यही बात करूँगा कि AI के बारे में अगर आप तक आप क्या कुछ भी जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं अपने AI के बारे में। प्रेजेंट में अभी रिसेंटली आपने सुना होगा घिबली आर्ट इमेज के बारे में, जो कि अभी प्रेजेंट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहा था, जो कि एक ChatGPT या फिर ग्रॉक AI जिसे ट्विटर ने जारी किया था उसमें बनाया जा रहा था। उसके बारे में शायद सभी जानते होंगे, कमेंट में ज़रूर आंसर दें। तो समझते हैं कि AI क्या होता है। देखो, ChatGPT जो है वो रिसेंटली 2022 या 23 के लगभग आसपास में आया था। और ChatGPT जैसे ही आया था मार्केट के अंतर्गत, पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत इतना हल्ला हो गया था कि ChatGPT जो है एक तरह से समझ लो कि बहुत ज़्यादा फास्ट, इसमें हम कोई भी कार्य कर सकते हैं ChatGPT के माध्यम से। और ChatGPT जो है वो एक तरीके से एप्लीकेशन भी है, साथ ही साथ एक वेबसाइट भी इसकी रन होती है, जैसे हम ओपन AI के नाम से जानते हैं।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो यही समझते हैं कि एआई क्या होती है। देखो बेसिकली कहा जाए तो एआई एक मेथड भी बोल सकते हो या फिर टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं ये, तो इसे हम टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन पर नहीं जाना, जो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा उसे आपको समझना है। तो एआई क्या होता है, देखो एआई एक टेक्नोलॉजी भी हम इसे बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एआई के माध्यम से कुछ मशीनों को बनाया जाता है। मशीनों को मतलब बुद्धिमान मशीनों को इसे डेवलप किया जाता है, जो कि ठीक इंसान की तरह कार्य करती हैं, यानी कि इंसान की तरह सोच भी सकती हैं। इंसान की जो हरकतें होती हैं उनके बारे में ये सब कुछ कर सकती हैं। अगर दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है इसके माध्यम से अगर मैं बताऊँ आपको, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मेथड है या टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं जिसे, जिसका इस्तेमाल करने पर एक कंप्यूटर जो रोबोट होता है, कंप्यूटर रोबोट और मशीन इंसान की तरह सोचने लगता है। ये ठीक इसकी डेफिनेशन है। और यहाँ पर हम डेफिनेशन तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान मशीनों को बनाया जाता है जो कि इंसानों की तरह सोचते हैं। अब यहाँ पर आगे समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द जो है वो कहाँ से आया है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शब्द है वो बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द जो है आपका आर्टिफिशियल है और दूसरा इंटेलिजेंस होता है। अब यहाँ पर जो आर्टिफिशियल शब्द है जो है इसका मतलब होता है इंसानों के द्वारा बनाया हुआ। आर्टिफिशियल का मतलब यही होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल एक आपने शब्द सुना होगा कृत्रिम, आपने जरूर सुना होगा। कृत्रिम शब्द का मतलब ही होता है कि जो चीज़ें इंसानों के द्वारा बनाई जाती हैं उसे हम कृत्रिम यानी कि मैन मेड बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल का मतलब ही होता है मैन मेड या इंसानों के द्वारा बनाया हुआ। इंटेलिजेंस का शब्द जो होता है वो इंटेलिजेंस का यहाँ पर अर्थ जो होता है वो होता है सोचने की शक्ति, यानी कि बुद्धिमान भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर इसका जो पूरा मतलब होता है वो होता है इंसानों के द्वारा बनाई हुई सोचने की शक्ति। इंसानों के द्वारा बनाई हुई सोचने की शक्ति को ही हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम मशीन लर्निंग भी बोलते हैं, क्योंकि एक तरीक़ा से इंसानों के द्वारा कोई भी चीज़ बनाई जाती है बेसिकली उसे मशीन ही बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इस मशीन के अंदर इंसान की तरह सोचने की शक्ति होती है, साथ ही साथ कार्य करने की क्षमता होती है। इंसानों की तरह बात करना या याद रखना, सीखना और निर्णय लेना या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें इसके माध्यम से सॉल्व की जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आगे समझते हैं। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में तो मैंने आपको बता दिया था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जो आर्टिफिशियल शब्द जो है वो बेसिकली जॉन मैकार्थी नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस शब्द को दिया था और इसीलिए इस शब्द के लिए उन्हें फादर ऑफ एआई के माध्यम से जाना जाता है, यानी कि जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। इनके अनुसार एक डेफिनेशन यहाँ पर इन्होंने दी थी कि यह जो एआई है आपका, यह बुद्धिमान मशीनों या फिर विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग होता है। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ यहाँ पर ब्रीफ में कुछ एआई का हमने यहाँ पर आपको शॉर्ट में एक तरीके से डेफिनेशन के माध्यम से आपको समझा दिया है कि एआई बेसिकली क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर हम समझते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री ज़्यादा कुछ नहीं है, आपकी छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको बेसिकली याद रखने हैं। तो यहाँ पर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपका पहला पॉइंट है वर्ष 1955। देखो वर्ष 1955 में क्या हुआ था कि एक एलन यूवल और एक हार्वर्ड ए सीमन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था जो कि एआई से रिलेटेड था। इसे डेवलप किया था और इस प्रोग्राम का इन्होंने नाम ही रखा था लॉजिक थॉरिस्ट। इस बात का आपका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो आपसे पूछ सकता है और ये ब्रीफ थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री जो है वो आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हिस्ट्री से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द जो है 1956 में जॉन मैकार्थी ने किया था और जॉन मैकार्थी को ही हम फादर ऑफ एआई के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1966 की बात है। इसमें क्या होता, एआई के माध्यम से इसमें एक एल्गोरिदम को विकसित
किया गया था, जो कि गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था। यानी कि 1966 में एक एल्गोरिथम को तैयार किया गया था, जिसमें क्या होता है कि कोई भी कैलकुलेशन जैसी चीज़ें होती थी उसे हम आसानी से इसमें सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद इसी के माध्यम से इसी वर्ष में एक जोसेफ बेंजामिन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पर एक पहला चैटबॉट तैयार किया था जो एआई के द्वारा जनरेट किया गया था, जिसका नाम यहाँ पर इन्होंने एलिसा रखा था। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1972 में जापान के द्वारा पहला बुद्धिमान ह्यूमनॉइड रॉबोट बनाया गया था जो मनुष्य की तरह ही कार्य करता था। इन्होंने इसका नाम बेबॉट 1 रखा था। उसके बाद यहाँ पर समझते हैं, वर्ष 1980 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम के साथ आया था। एक्सपर्ट सिस्टम इंसान की तरह सोचने और निर्णय लेने में सक्षम था। उसके बाद यहाँ पर 1980 में ही बात करते हैं। बात है अमेरिका के एक विश्वविद्यालय की, जिसका नाम था स्टेन यूनिवर्सिटी। इसमें यहाँ पर क्या होता, एआई से रिलेटेड यहाँ पर पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी कि पहला राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर एआई से रिलेटेड किया गया था अमेरिका में 1980 के वर्ष में। उसके बाद वर्ष 1957 में IBM डीप ब्लू नाम का एक कंप्यूटर था, जो कि पहला कंप्यूटर था। इसने क्या किया था, विश्व शतरंज चैंपियन को यहाँ पर हराया था, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किसी विश्व चैंपियन को हराया हुआ। उसके बाद यहाँ पर हम आगे समझते हैं, 2002 की बात है। वर्ष 2002 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वैक्यूम क्लीनर के रूप में आया था, जिसका नाम यहाँ पर था रूम्बा। ये रूम्बा नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एआई के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है, वो बेसिकली रूम्बा शब्द को आपको अलग से पूछ के यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम आगे समझते हैं। ठीक 4 साल बाद यानी कि 2006 में एआई बिजनेस की दुनिया में आ गया था, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर या नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनियाँ थी, वो एआई के माध्यम से यहाँ पर एआई का यूज़ करने लगी थी। और 2011 तक एआई तकनीक जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न हो चुकी थी, क्योंकि इस समय वह पहेलियों को यानी कि क्यूजेस वगैरह जो होते हैं, पहेलियों को सुलझाने और कठिन समस्याओं को समझाने में समर्थ हो चुकी थी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुश्किल सवालों को जल्दी हल करने में सक्षम हुआ था। यानी कि वर्ष 2011 की बात करें तो 2011 में आपको जो एआई है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो चुका था। इसके माध्यम से क्या हुआ था कि कोई भी आप सवाल जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। साथ ही साथ हर एक समस्या का समाधान करने के लिए एक तरह से ये आपका एडवांस हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर हम आगे समझते हैं। वर्ष 2012 में क्या हुआ था, एक गूगल नाउ नाम के एक एप्लीकेशन को डेवलप किया गया था, जो कि यूजर के भविष्यवाणी के रूप में जानकारी देता था। यानी कि गूगल नाउ जो एप्लीकेशन है आपका, वो एक तरह से यूजर को उसके भविष्य के बारे में जानकारी यानी कि प्रेडिक्शन देता था। उसके बाद यहाँ पर समझते हैं, 2014 में एआई तकनीक के माध्यम से चैटबॉट को डेवलप किया गया था, लेकिन एआई की मदद से यहाँ पर किया गया था। इससे पहले भी आपका एक चैटबॉट आ चुका है, आपने देखा होगा, जिसे हम बेबॉट जापान की कंपनी ने इसे डेवलप किया था। इसमें क्या हो गया था, जो आपका चैटबॉट था 2014 में जो एआई के माध्यम से जनरेट किया गया था, इसमें लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाता था। उसके बाद 2020 में एक वैज्ञानिक ने लीनियर फोल्ड एआई एल्गोरिदम को रिलीज़ किया था, और इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए किया गया था। इस पॉइंट को आपको विशेषली ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ष 2022 में चैट जीपीटी ने तहलका मचा दिया था। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर चैट जीपीटी के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि आखिर में क्या हुआ था। 1987 से और 1993 के बीच जो समय है आपका, इसे हम दूसरी शीतकालीन अवधि बोलते हैं, यानी कि विंटर पीरियड। यहाँ पर अच्छे परिणाम ना मिलने पर सरकार ने एआई पर निवेश कम कर दिया था, यानी कि एआई डेवलपमेंट में यहाँ पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जिसके कारण जो हुआ था, पैसों की कमी से या कुछ भी बोल सकते हैं, 1974 और 80 के बीच में विंटर पीरियड की अवधि जो है वो मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पर 1993 से यह एक तरीके से अपने पीक पर
माना जाता था। उसके बाद यहाँ पर कुछ मिलाकर आपका हिस्ट्री आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आगे होगी। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके टाइप्स के बारे में बात जानते हैं कि एआई के कौन कौन से टाइप्स हैं जो यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें बेसिकली यहाँ पर जो हैं वो 7 प्रकार के टाइप्स होते हैं जो आपसे एआई से रिलेटेड यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो एक एक करके उनके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो पहला टाइप है आपका रिएक्टिव मशीन्स, और सेकंड टाइप है आपका लिमिटेड मेमोरी। इसी तरह से आपका तीसरा है थ्योरी ऑफ माइंड, और चौथा है आपका सेल्फ अवेयरनेस, और पांचवा है आपका वीक या नैरो एआई। उसी के साथ साथ आपका छठा पॉइंट जो है वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, जिसे हम शॉर्ट में एजीआई बोलते हैं, और साथ ही सातवां पॉइंट जो है वो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एएसआई बोलते हैं। अब यहाँ पर एक एक करके सातों टाइप्स के बारे में जानते हैं, आखिर इनमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला टाइप है रिएक्टिव मशीन्स। इसे हम हिंदी में प्रतिक्रियाशील मशीन बोलते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं आखिर क्या होता है। रिएक्टिव मशीन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे सरल और इजी टाइप्स माना जाता है, क्योंकि यह मशीन बेसिक कार्यों को पूरा करती है। ये यूज़र की ज़रूरतों के मुताबिक यानी कि हमारे ज़रूरत के अनुसार रिएक्ट करती है, इसलिए इसे रिएक्टिव मशीन कहते हैं। रिएक्टिव मशीन किसी भी डेटा को स्टोर करके नहीं रखती। ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टिव मशीन में हम किसी भी प्रकार का डेटा मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ रिएक्टिव मशीन केवल वर्तमान समय के कार्यों पर फोकस रखनी है। आपको ये 2 पॉइंट जो हैं कि डेटा मेमोरी में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, और रिएक्टिव मशीन केवल वर्तमान समय के फोकस पे ही कार्य करती है। ये 2 पॉइंट हैं जो आपको इसमें विशेषली याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर हम आगे जानते हैं, चूँकि रिएक्टिव मशीन जो है वो डेटा को स्टोर करके नहीं रख सकती है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम फ्यूचर के कामों के लिए करते हैं। रिएक्टिव मशीन का आपसे एक उदाहरण भी पूछ सकता है, तो इसके लिए आप एक गूगल का एप्लीकेशन है जिसे हम एल्फागो के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम सेकंड टाइप्स को समझते हैं, लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी एआई का भी एक टाइप है जो पुराने डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करके रख सकता है, यानी कि लिमिटेड समय के लिए हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि पुराने डेटा को ही, ओल्ड डेटा जो है हमारा, उसी को हम कुछ देर के लिए होल्ड करके हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। यह डेटा जो है वो पुराने डेटा की मदद से हम भविष्य के बारे में प्रेडिक्ट करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ लिमिटेड मेमोरी की मदद से फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकेगा, लेकिन यह प्रेडिक्शन पूरी तरह से सही नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यह प्रेडिक्शन पुराने डेटा के आधार पर किया जाता है। इसलिए ये जो प्रेडिक्शन किया जाता है वो एक तरह से आप इसे सच भी नहीं मान सकते हैं, और पूरी तरह से ये रॉन्ग भी हो सकता है, या फॉल्स भी माना जाता है, या राइट भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर लिमिटेड मेमोरी का उपयोग जो है खुद से चलने वाली जो कार हैं, आपने उन्होंने देखा होगा, ज़्यादातर आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा था, तो उसकी एक कंपनी है टेस्ला। टेस्ला कंपनी की कार आती है, तो टेस्ला कंपनी की जो कार होती है वो ज़्यादातर इसी लिमिटेड मेमोरी जो है इसी एआई के माध्यम से उसमें यूज़ किया जाता है, यानी कि लिमिटेड एआई का इसमें यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण यहाँ पर टेस्ला कार है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे टाइप्स के बारे में जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो इंसान के स्वभाव को समझ सकता है, यानी कि इंसान के फीलिंग्स के बारे में जान सकता है, और इंसान की तरह हम ये बात भी कर सकता है। सरल शब्दों में कहा जाए, थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो इंसानों के विचारों को समझकर उनसे बात कर सकता है। साथ ही साथ जिस प्रकार 2 मनुष्य आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो कंप्यूटर और इंसान आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन जो थ्योरी ऑफ माइंड तकनीक है वो अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। इस कारण ये जो तकनीक है वो अभी वर्तमान समय में नहीं है, लेकिन इस पर रिसर्च अभी चल रही है। आने वाले समय में हम थ्योरी ऑफ माइंड को ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अगला पॉइंट समझते हैं, जो कि चौथा टाइप है हमारा सेल्फ अवेयरनेस एआई। सेल्फ अवेयरनेस एआई के बारे में जानते हैं। सेल्फ अवेयरनेस एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम भविष्य भी कहते हैं, यानी कि ये फ्यूचर के बारे में जानकारी देने वाला है।
इसे हम फ्यूचर एआई के नाम से भी जानते हैं। यह एआई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और इनका खुद का इमोशन, लेकिन इनकी खुद की इमोशन भी होंगी, चेतना और दिमाग भी इनमें ज़्यादातर होगा। इस एआई का दिमाग इंसान से भी ज़्यादा फास्ट माना जाता है, क्योंकि ये एक कल्पना है, अभी तक ये भी एक तरीके से पूरी रूप से तैयार नहीं है, अभी भी इस पर भी कार्य हमारा चल रहा है। आने वाले समय में हम इसको भी जान पाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, तो यहाँ पर समझते हैं आने वाले समय में सेल्फ अवेयरनेस की वजह से ही डिजिटल कंप्यूटर या रोबोट इंसानों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो जाएंगे, और उस समय की मशीन सेल्फ अवेयरनेस होंगी। यानी कि जो उस समय, यानी कि आने वाले समय में जो सेल्फ अवेयरनेस एआई जो है, इस तरह की जो मशीनें आएंगी उनमें खुद से सीखने की एक तरीके से क्षमता होगी। यानी कि वो मशीनें खुद से ही गलती करके उस गलती से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगी। ये इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। उसके साथ साथ सही गलत निर्णय लेने के लिए भी ये स्वयं में सक्षम मानी जाएंगी। और हालांकि आपको बता दूं कि अभी जो सेल्फ अवेयरनेस एआई है वो अभी उपलब्ध नहीं है, इस पर भी एक तरीक़ा से काम चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 5वां टाइप है, वो यहाँ पर हम समझते हैं। इसे हम बोलते हैं वीक या नैरो एआई। वीक या नैरो एआई को आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस यानी कि ANIV कहा जाता है। यह एआई जो है वो किसी विशेष काम को पूरा कर सकता है और अपनी क्षमता के बाहर किसी दूसरे काम को नहीं कर सकता है। यानी कि ये जो है विशेष काम को ही, यहाँ पर स्पेशल काम जो होगा उसी को कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर समझते हैं इसे वीक एआई के नाम से भी जानते हैं। वीक एआई जो है वो इंसानों की तरह व्यवहार नहीं कर सकती है, साथ ही साथ लेकिन पैरामीटर्स और कॉन्टेक्स्ट के आधार पर इंसानों के व्यवहार को ये समझ सकती है और इंसानों से भी बात कर सकती है। वीक एआई अपने काम को पूरा करने के लिए नेचुरल भाषा, इसे हम NLP बोलते हैं, का इस्तेमाल करती है। साथ ही साथ इसके अलावा वीक एआई में डेटा को स्टोर करने की क्षमता भी नहीं होती है। IBM का वाटसन सुपर कंप्यूटर जो है वो नैरो एआई का ही एग्जाम्पल माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम छठे टाइप्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसे हम AGI के नाम से जानते हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है उसे एक स्ट्रॉन्ग एआई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक तरीके से जनरल इंटेलिजेंस की तकनीक होती है जो किसी समस्या को अपने पुराने तरीके से सुलझाने की क्षमता रखता है। AGI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानों के व्यवहार को समझ सकती है और इंसानों की तरह ही व्यवहार भी कर सकती है। AGI इंसानों की तरह किसी भी बड़े काम को आसानी से पूरा कर सकती है। साथ ही साथ जो काम एक इंसान कर सकता है उसी काम को AGI टेक्नोलॉजी भी कर सकती है। हालांकि AGI को अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं किया गया, लेकिन AGI पर अभी भी रिसर्च जारी है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट टाइप है आपका 7वां, जिसे हम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। इसके बारे में ही यहाँ पर समझते हैं। ASI एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें मशीन इंसानों से भी ज़्यादा बुद्धिमान होंगी। यानी कि सुपर की बात की जाए तो सुपर यही है जो कि इंसानों से भी ज़्यादा सुपर माना जाएगा। तो इंसानों की तुलना में किसी काम को आसानी से और तेज़ी से कर सकेंगे ASI के माध्यम से। ASI के पास बहुत सारी क्षमताएं होंगी, जैसे कि सोचना, किसी भी पजल को सॉल्व करना या लर्न करना या प्लान करना या खुद से बातें करना, ये सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध होंगी। ASI एक काल्पनिक AI है जो कि वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम कल्पना कर सकते हैं कि ASI का एडवांस रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर हम सेल्फ अवेयर खुद हो जाएंगे, जो सही और गलत का फैसला लेने में सक्षम ये ASI खुद मानता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर टाइप्स कवर हो जाते हैं। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको AI की डेफिनेशन हमने आपको बता दी, साथ ही साथ AI की आपको हिस्ट्री भी हमने बता दी और इसके टाइप्स भी हमने यहाँ पर आपको कवर करा दिए हैं।
उसके बाद यहाँ पर कुछ इसके अनुप्रयोग दिए गए हैं, अनुप्रयोग समझेंगे, फीचर समझेंगे, साथ ही साथ इसके लाभ और हानि के बारे में जानेंगे। कुछ इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन माना जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। पहले तो या तो इसके टाइप से आपसे पूछ सकता है, डेफिनेशन तो आपसे पूछेगा नहीं, और डेफिनेशन पूछेगा भी तो उसके माध्यम से आपसे हिस्ट्री भी पूछ सकता है, या इसके अनुप्रयोग या लाभ हानि भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में जानते हैं इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, यानी कि किस किस क्षेत्र में एआई का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक एक करके इन पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला अनुप्रयोग है उसके बारे में जानते हैं। पहला अनुप्रयोग जो है वो ई कॉमर्स के क्षेत्र में है। अब देखो ई कॉमर्स जो है उन चीज़ों को कहते हैं जैसे कि ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें होती हैं सबको ई कॉमर्स के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल अमेजोन कंपनी करती है, साथ ही साथ फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, मीशो हो गया, ये सारी कंपनी जो है वो एआई का यूज़ करके कार्य करती हैं, जिससे कस्टमर को प्रोडक्ट का साइज़, कलर या ब्रांड पता चलता है। इसकी मदद से ऐप्स या वेबसाइट में चैटबॉट का निर्माण किया जाता है। चैटबॉट जो है वो सीधे कस्टमर से बात कर सकता है। इसके लिए हमें किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि फ्लिपकार्ट का जो चैटबॉट है उसका नाम होता है फ्लिप्पी। फ्लिप्पी के बारे में आपने देखा होगा। जैसे ही अमेजोन का जो चैटबॉट है उसे हम एलेक्सा के नाम से जानते हैं। ये सब एआई चैटबॉट होते हैं जो ई कॉमर्स साइटों में या एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम सेकंड समझते हैं एआई का यूज़ एजुकेशन के क्षेत्र में। देखो एआई तकनीक का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है ताकि बेहतर से बेहतर शिक्षा लोगों तक पहुंच सके। इसके द्वारा टीचर आसानी से किसी भी बच्चे को कंप्यूटर में एनिमेशन या फिर ग्राफिक्स दिखाकर पढ़ा सकते हैं। एआई के द्वारा स्टूडेंट को मार्क देना भी आसान हो जाता है, जिससे टीचर का टाइम बचता है। एआई तकनीक प्रोडक्टिविटी और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देता है, जिसका मकसद केवल शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा इजी बनाना होता है। अब देखो एजुकेशन के क्षेत्र में आपने देखा होगा कई सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं जो एआई ग्राफिक्स बनाकर एआई के माध्यम से ग्राफिक्स बनाते हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से हमें समझाते हैं कि किस तरह से ये कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पर हम समझते हैं तीसरा पॉइंट जो है इसका वो है इजी लाइफ स्टाइल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इजी लाइफ स्टाइल को भी ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न बनाने के लिए किया जाता है ताकि इंसान का जीवन और भी ज़्यादा आसान बनाया जा सके, जिसके कारण इंसान अपने काम को स्मार्ट तरीके से कर पाए। और इसकी मदद से हम अपने फेस से फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं और साथ ही हमारे घरों में स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं जिनमें एआई का यूज़ किया जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है आपका इसमें ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन के क्षेत्र में इस तकनीक का इस्तेमाल ह्यूमन रिसोर्सेज को कम करने के लिए भी किया जाता है ताकि प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मात्रा में किया जा सके, क्योंकि मनुष्य 24 घंटे किसी काम को नहीं कर सकता, लेकिन एआई जो है वो डिजिटल डिवाइस या मशीन 24 घंटे काम करने की क्षमता रखती है। उसके बाद मेडिकल के क्षेत्र में जानते हैं। देखो इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किया जाता है। एआई डिवाइसेस का इस्तेमाल आज के समय में छोटे बोल सकते हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी किया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल करके मरीजों की बीमारी का पता लगाया जाता है और बीमारी को ठीक किया जाता है। उसके बाद छठा पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। इसका प्रयोग खेत में फसलों और मिट्टी की क्वालिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सातवां पॉइंट है मार्केटिंग के क्षेत्र में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मार्केटिंग के क्षेत्र में भी किया जाता है, क्योंकि एआई की मदद से डेटा को एनालाइज किया जाता है, साथ ही साथ जिसके कारण कंपनी को यह पता चल जाता है कि किस समय कौन से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। उसके बाद आठवां पॉइंट है आपका एस्ट्रोनॉमी। इसे हम बोलते हैं खगोल विज्ञान के क्षेत्र में। इसकी मदद से अंतरिक्ष की कठिन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसकी सहायता से हम यह जान सकते हैं कि अंतरिक्ष कैसे काम कर सकता है, कैसे अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई है, ये सारी चीज़ें हम इसके माध्यम से जान सकते हैं। इसी तरह से हमारा नवा पॉइंट है गेमिंग।
गेमिंग में एआई का इस्तेमाल आजकल बहुत बढ़ गया है, जैसे कि चेस हो गया या फिर पजल के गेम जो हो गए, इनमें ज़्यादातर एआई का यूज़ किया जाता है, क्योंकि एआई के पास सोचने की क्षमता होती है। इसका इस्तेमाल दिमाग वाले खेलों में भी किया जाता है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि कस्टमर की अकाउंट की जानकारी हो गई, ये सारी चीज़ें, ट्रांजैक्शन की जानकारी हो गई, ये सारी चीज़ें एआई के माध्यम से, यहाँ पर चैटबॉट के माध्यम से की जाती हैं। उसके बाद डेटा सिक्योरिटी और एंटरटेनमेंट, ये कई सारे पॉइंट हैं जो यहाँ पर आपको लिख कर आने हैं। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लिख कर आ सकते हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट हमने डाल दिया। एंटरटेनमेंट के बाद डैश लगा कर आप लिख सकते हैं कि मनोरंजन के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, ये कई सारी कंपनी हैं जो हमें कई सारे प्रोग्राम दिखाती हैं जो हम देखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसके फ़ायदे दे रखे हैं, उनके बारे में जानते हैं क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके। तो पहला है आपका इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी कि कार्य करने की क्षमता बढ़ाने के लिए एआई का यूज़। यानी कि फ़ायदा पहला यही है इसका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की काम करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, ताकि इंसान छोटे बड़े कार्यों को आसानी से पूरा कर सकें। इसके अलावा यह किसी काम को तेज़ी से पूरा करने में मदद करता है, यानी कार्य को पूरा करने में ज़्यादा समय का वक्त नहीं लगता है। एआई के काम करने की क्षमता जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट है आपका इसमें एडवांटेज में इम्प्रूव्ड वर्क फ्लोज, यानी कि वर्क फ्लो को बेहतर करना। वर्क फ्लो का मतलब होता है कि काम करने के तरीकों में इम्प्रूव करना या उसमें सुधार लाना। एआई ने इंसानों के काम करने के तरीके को एडवांस और मॉडर्न कर दिया है, ताकि काम को आसानी से पूरा किया जा सके। इसकी नेचुरल लैंग्वेज जो है वो एनएलपी स्टडी एंटरटेनमेंट या मीडिया को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देती है, जिसके कारण इंसानों को जीवन और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा एआई ने बिजनेस करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, यानी अब व्यापार करना और भी ज़्यादा आसान हो चुका है। उसके बाद है लोअर ह्यूमन एरर रेट्स, यानी कि गलतियाँ होने की कमी। देखो एआई के माध्यम से गलतियाँ तो काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं, कोई मशीन जो है वो इंसान की तुलना में बहुत कम गलती करती है। यानी कि अब इंसानों के द्वारा किए गए जो भी काम हैं उनमें बहुत सारी गलतियाँ पाई जाती हैं, लेकिन एआई के माध्यम से इसमें ना के बराबर गलती होती है। उसके बाद चौथा पॉइंट है आपका डीपर डेटा एनालिसिस, यानी कि डेटा की गहराई से जाँच करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा को गहराई से एनालाइज करने में मदद करता है, जिसके कारण हमें सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन सूचना प्राप्त होती है। उसके बाद यहाँ पर एआई के माध्यम से इसका एक फ़ायदा यही है कि यह 24 घंटों सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे इसकी सुविधा उपलब्ध होती है। आठवां पॉइंट है इसका, छठा पॉइंट है, आठवां नहीं है, परफॉर्म रिपीटिव जॉब्स, यानी कि काम को बार बार करना। हम इंसानों के कई काम होते हैं, जैसे कि हमें रोज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि ईमेल का रिप्लाई देना या फिर किसी का बर्थडे विश करना। ये सारे काम आप एआई के माध्यम से ऑटोमेटिक कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है आपका फास्टर डिसीजन, यानी कि निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा फास्ट। मनुष्य को कोई भी निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, परंतु एआई मशीन जो है वो निर्णय को बहुत तेज़ी से लेती है, जिससे हम अपने काम को कम समय में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट है कि ये सूचना को इंसान की तुलना में ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसके नुकसान दिए गए हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो पहला यही है कि हाई कॉस्ट, ऊंची कीमत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिवाइसेस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि इन डिवाइसेस को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आधुनिक सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए एआई के डिवाइसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें सेकंड, जो कि है नो क्रिएटिविटी, कोई रचनात्मक नहीं। यानी कि एआई टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इंसानों की तरह सोच नहीं सकती। यानी कि एआई इंसानों की तरह व्यवहार तो कर सकती हैं, लेकिन इंसानों की तरह सोच नहीं सकती हैं। जिस तरह से इंसान, आपने देखा होगा, इंसान आज भी एआई के सामने आगे है। इंसानों के पास काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी, रचनात्मक होती हैं, लेकिन एआई के पास बिल्कुल भी क्रिएटिविटी नहीं होती है, या आप कह सकते हैं कि कुछ मात्रा में होती है, जो कि इंसान से ज़्यादा नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी में समस्या। देखो एआई आएगी तो बेरोजगारी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि जो काम मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं और मनुष्य के द्वारा काम जो किए जाते हैं उनकी जगह आप एआई
या रोबोटिक या कोई भी मशीन लगाएंगे तो उस व्यक्ति का यहाँ पर जो काम है वो यहाँ पर छूट जाता है। यानी कि एक तरह से मान सकते हैं कि लेबर वर्क की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। बहुत कम हद तक यहाँ पर लेबर वर्क की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत मात्रा में यहाँ पर बेरोज़गारी उत्पन्न होती है। उसके बाद यहाँ पर मेक ह्यूमन्स लेजी, यानी कि इंसान को आलसी बना देता है। देखो कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा आज के टाइम में जो बात करें तो आपने फ़ोन देखा होगा। अब देखो फ़ोन पहले नहीं थे तो नहीं थे, पहले कोई ना व्यक्ति जो थे बच्चे थे वो कोई ना कोई खेल खेलते रहते थे। हम ही थे अपने समय में खेल खेलते रहते थे जब छोटे थे। मोबाइल तो हमारे पास करीब वही 2020 या 21 के लगभग में आया था, इंटर के बाद। उससे पहले हम खेल खेलते थे, लेकिन जब से इंटर हुआ है, इंटर के बाद मोबाइल हुआ है, उसके बाद हमने आज तक कोई भी खेल खेला नहीं है, क्योंकि सारे दिन रील्स वगैरह या मूवीज़ वगैरह देखने में निकल जाता है। और इस तरीके से ये सारी जो हैं वो इंसान को आलसी बना देती हैं। इमोशन, यानी कि इमोशनलेस, यानी कि भावहीन। इंसान की तरह मशीन में कोई इमोशन नहीं होते। ये मनुष्य की तरह काम तो करते हैं, परंतु उनके तरह उनके अंदर कोई भाव नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ पर छठा पॉइंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकती है। ये सिर्फ उतना ही काम करती है जितना इसको प्रोग्राम किया गया। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि एआई का उपयोग कौन कर सकता है। तो एआई का यूज जो है वो डेटा साइंटिस्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे डेटा साइंस के अंतर्गत रखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। उसके बाद यहाँ पर एआई के जनक की बात की जाए तो एआई के जनक जो हैं वो जॉन मैकार्थी हैं। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको विशेषली ध्यान रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसके फ़ायदे दिए गए हैं, विशेषताएं दी गई हैं जिन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। उनके बारे में आपको जो पीडीएफ मैं भेजूँगा वहाँ से पढ़ लेना। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर ये पढ़ाने लग गए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा यहाँ पर वेस्ट हो जाए। यहाँ पर जो हिस्ट्री है आपकी एआई की वो यहाँ पर रिपीट कर दी गई ताकि आपको यहाँ पर पढ़ने में आसानी हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो कि है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं एजेंट। एआई के माध्यम से हम एजेंट को समझेंगे, आखिर एआई के अंतर्गत एजेंट का क्या रोल होता है और किस तरह से ये कार्य करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर समझते हैं कि एआई के अंतर्गत एजेंट क्या होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में एजेंट जो है वो एक एंटिटी होती है जो सेंसर की मदद से अपने वातावरण को अच्छे तरीके से निरीक्षण करती है, ऑब्जर्व करती है और इस निरीक्षण के आधार पर कार्य करती है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में जो एजेंट जो है वो एक तरीक़ा से मान सकते हैं आप एक एंटिटी है। एंटिटी का मतलब है एक तरीक़ा से सेंसर है जो अपने वातावरण को ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व के आधार पर कोई कार्य करता है। एक एजेंट कुछ भी हो सकता है जो सेंसर के माध्यम से अपने वातावरण को ऑब्जर्व कर सके और किसी कार्य को पूरा कर सके। एजेंट जो है वो इंसान की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और निर्णय भी ले सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एजेंट एक ऐसी एंटिटी होती है जो अपने आसपास की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करती है। एक एजेंट निर्णय लेने के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए या पुराने या नए डेटा की आपस में तुलना करता है और उसके बाद वह निर्णय लेता है। उसके बाद एक एआई सिस्टम का निर्माण जो है वो एजेंट और उसके वातावरण के द्वारा होता है। एजेंट सेंसर के माध्यम से वातावरण को समझता है और एक्चुएटर्स के माध्यम से किसी कार्य को परफॉर्म करता है। उसके बाद आगे समझते हैं। एक एआई एजेंट में ज्ञान, विश्वास, इरादा जैसे मानसिक गुण होते हैं जो इसे एक इंसान की तरह मजबूत बनाते हैं। एआई में एजेंट का मुख्य उद्देश्य जो है वो चीज़ों को समझना और उनको पूरा करना होता है। एजेंट जो है वो वातावरण को एनालाइज करने के लिए सेंसर के साथ साथ माइक्रोफोन और कैमरा का भी यूज़ करते हैं। एजेंट को हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं जो यूज़र के स्थान पर कार्य को मैनेज करता है। एजेंट के बहुत से सब एजेंट भी होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। ये सब एजेंट जो हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं और तेज़ गति से किसी कार्य को पूरा करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एजेंट के एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम जानते हैं कौन कौन से
एजेंट होते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका सॉफ्टवेयर एजेंट। सॉफ्टवेयर एजेंट वह एजेंट होते हैं जो स्क्रीन पर आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं, यानी कि जब भी हम कोई इनपुट यहाँ पर देते हैं तो उस इनपुट को बदलकर आउटपुट के रूप में हमें डिस्प्ले कर देते हैं। इस एजेंट के पास की स्ट्रोक्स, फाइल कंटेंट या रिसीव नेटवर्क पैकेज वगैरह होते हैं। उसके बाद है ह्यूमन एजेंट। एक ह्यूमन एजेंट के पास मानव के सभी अंग होते हैं। इस एजेंट के पास आँख, कान सेंसर के रूप में कार्य करते हैं, साथ ही साथ हाथ और पैर और मुंह एक्चुएटर्स के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें रोबोटिक एजेंट। एक रोबोटिक एजेंट के पास कैमरा और इंफ्रा रेंज फाइंडर होता है। इस एजेंट में सेंसर के लिए NLP जो कि एक लैंग्वेज है AI की, और एक्चुएटर के लिए मोटर होती है। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर हम समझते हैं इसके कंपोनेंट के बारे में, यानी कि एजेंट के घटक क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके समझते हैं इसके क्या क्या घटक होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें सेंसर होते हैं। अब सेंसर क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। सेंसर एक तरीके का डिवाइस होता है जो वातावरण में हुए बदलाव का पता लगाता है, यानी कि कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करना या महसूस करना इस सेंसर के माध्यम से किया जाता है। जैसे आपने सेंसर के लिए बहुत सारे देखे होंगे, जैसे कि स्मोक सेंसर हो गया, या फिर फिंगर सेंसर हो गया, या फिर कैमरे वगैरह होते हैं, उनमें भी सेंसर का यूज होता है। ये सारी चीज़ें आपने देखे होंगे। तो सेंसर का बेसिकली यूज जो होता है वो वातावरण में हुए बदलाव का पता लगाना होता है, उसे महसूस करना होता है। यह डिवाइस वातावरण में हुए बदलाव की जानकारी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास भेजता है। एक एजेंट सेंसर के माध्यम से वातावरण को एनालाइज करता है। साथ ही साथ इसमें अगला पॉइंट है आपका एक्चुएटर्स। अब एक्चुएटर जो है वो एक मशीन का एक कंपोनेंट है जो एनर्जी को मोशन में बदलता है, यानी कि ऊर्जा को गति में बदलता है। एक्चुएटर्स का इस्तेमाल डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है आपका इसमें तीसरा पॉइंट है इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स क्या होता है ये समझते हैं। तो इफेक्टर जो है एक डिवाइस है जो इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण को प्रभावित करता है। यह डिवाइस हाथ, उंगलियां, पंख और डिस्प्ले स्क्रीन के रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पर समझते हैं अब टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स बेसिकली कहा जाए तो टाइप्स ऑफ एजेंट की बात करें तो 5 प्रकार की ये टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारा पहला टाइप जो है वो है आपका सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा ईजी और सबसे सरल होते हैं, क्योंकि ये जो एजेंट होते हैं जो वर्तमान में जो विचार होते हैं उनके आधार पर ये निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं, और जो पुराने जो विचार होते हैं उन्हें ये इग्नोर करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होते हैं वो वर्तमान के बारे में निर्णय लेते हैं और उन पर कार्य करते हैं। पुराने विचारों को ये इग्नोर मार देते हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मोल नहीं होता है। यानी कि ये जो एजेंट होते हैं उस वातावरण के लिए अच्छे माने जाते हैं जिसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट निर्णय लेते वक्त और अपने काम के दौरान इतिहास के किसी भी हिस्से पर विचार नहीं करते हैं। ये एजेंट जो होते हैं कंडीशन एक्शन रूल पर काम करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि ये वर्तमान स्थिति यानी कि करंट सिचुएशन को देखकर अपना काम करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप मान लीजिए जैसे कि आपका रूम क्लीनर एजेंट हो गया, ये तभी काम करता है जब कमरे में गंदगी होती है। ये इसका सिंपल उदाहरण हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसकी समस्याएं होती हैं। इन एजेंट के पास जो है कम बुद्धि होती है। ये जो होते हैं एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण में कोई बदलाव होता है तो ये उसे समझ नहीं पाते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकंड टाइप है आपका मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट आंशिक रूप से ऑब्जर्वेबल वातावरण में कार्य करते हैं, यानी कि ये एजेंट जो है स्थिति को ट्रैक करते हैं। इसके पास भी 2 तरह के फैक्टर्स यानी कि कारक होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर समझ लिए। इसमें पहला होता है इसमें आपका मॉडल। इसमें एक ऐसा मॉडल होता है जो दुनिया में सभी चीज़ें कैसे घटित होती हैं उसके बारे में ये जानकारी रखता है। सेकंड होता है आपका इसमें इंटरनल स्टेट, यानी कि यह इतिहास के आधार पर वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट जो होते हैं वो इतिहास पर निर्भर होते हैं और इन एजेंट के पास दुनिया का बहुत सारा ज्ञान होता है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा है गोल बेस्ड एजेंट। गोल बेस्ड एजेंट जो होते हैं वह एजेंट होते हैं जो अपने लक्ष्य यानी कि गोल्स के आधार पर निर्णय लेते हैं। ये एजेंट जो होते हैं अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं और साथ ही साथ कहा जाता है कि ये जो एजेंट कार्य करते हैं जो इनके गोल्स होते हैं उनको प्राप्त करने में मदद करते हैं। गोल प्राप्त हुआ है या नहीं
इस बात को तय करने से पहले इन एजेंट को काफ़ी विचार करना पड़ता है। ये एजेंट फ्लेक्सिबल होते हैं और अपने व्यवहार को आसानी से बदल भी सकते हैं। उसके बाद चौथा टाइप है आपका यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट की बात करें, ये भी ज़्यादा समान होते हैं लेकिन इसमें अधिक कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। ये एजेंट जो हैं सिर्फ लक्ष्य के आधार पर ही नहीं, बल्कि ये लक्ष्य को प्राप्त करने के सबसे अच्छे तरीके के आधार पर भी कार्य करते हैं। इस एजेंट का उपयोग तब किया जाता है जब हमारे पास कई विकल्प होते हैं और हमें यह चुनना पड़ता है कि कौन सा विकल्प सबसे ज़्यादा बेटर होगा। उस केस में इस टाइप्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा पांचवा टाइप्स है लर्निंग एजेंट। एआई में एक लर्निंग एजेंट एक प्रकार का एजेंट है जो अपने पिछले अनुभव से चीज़ों को सीखता है। यानी कि जो भी इसमें अनुभव होता है, जो इसका एक्सपीरियंस होता है, उसी एक्सपीरियंस से ये सीखता है। इस एजेंट में किसी चीज़ के बारे में सीखने की क्षमता होती है। लर्निंग एजेंट किसी चीज़ को सीखने, एनालाइज करने और परफॉर्मेंस को बेहतर करने में सक्षम होते हैं। यह बेसिक नॉलेज को प्राप्त करता है और उसके आधार पर चीज़ों को सीखता है। उसके बाद लर्निंग एलिमेंट है। ये एलिमेंट अपने वातावरण से चीज़ों को सीखता है और उनमें सुधार करता है। ये इसके कंपोनेंट होते हैं। 4 प्रकार के कंपोनेंट की बात करें तो इसमें यहाँ पर 4 प्रकार के कंपोनेंट हैं, जिसमें हमारा पहला है लर्निंग एलिमेंट। सेकंड है क्रिटिक। क्रिटिक क्या होता है? ये एलिमेंट्स से फीडबैक लेता है जो बताता है कि एजेंट कितना अच्छा काम कर रहा है। तीसरा है परफॉर्मेंस एलिमेंट। ये एलिमेंट बाहरी कार्यों को सिलेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर चौथा है आपका प्रॉब्लम जनरेटर। ये एलिमेंट उन कामों को सुझाव देता है जो नए और इन्फॉर्मेटिव होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एजेंट की विशेषताओं को यहाँ पर समझ लेते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है कि एआई एजेंट के पास ऐसे गुण होते हैं जिनकी मदद से ये अपना काम खुद कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है कि इन एजेंट के पास सीखने की क्षमता होती है, यानी कि ये खुद से सीख सकते हैं, जिस कारण यह कार्य करते समय चीज़ों को सीखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ये एजेंट मनुष्य के साथ इंटरेक्ट यानी कि बातचीत कर सकते हैं, उसके साथ ही ये उनकी तरह व्यवहार भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि इनमें किसी लक्ष्य को पाने की क्षमता होती है। इसी तरह से पांचवा पॉइंट है कि ये नॉलेज बेस्ड होते हैं, जो संचार यानी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने लक्ष्य को पूरा भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसके ये 5 पॉइंट हो जाते हैं जो आपको इसमें जानने हैं। उसके बाद यहाँ पर एजेंट का स्ट्रक्चर्स जान लेते हैं, आखिर में एजेंट में क्या क्या चीज़ होती हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा आर्किटेक्चर। तो यह जो आर्किटेक्चर यहाँ पर दिया गया उसके बारे में समझते हैं। तो देखो, एजेंट एक तरह की मशीन होती है जिसमें एक्चुएटर्स और सेंसर्स होते हैं। एक एआई एजेंट्स इन्हीं चीज़ों पर ये काम करता है, यानी कि 2 चीज़ों पर ये काम करता है आपका एआई एजेंट। उसके बाद यहाँ पर आगे समझते हैं। इसके उदाहरण के लिए कंप्यूटर, कार या कैमरा हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका इसमें एजेंट फंक्शन। एजेंट फंक्शन वह फंक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किसी कार्य को करने की अवधारणा को मैप करने के लिए यानी कि दर्शाने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है एजेंट प्रोग्राम। यह प्रोग्राम एजेंट फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन होता है और साथ ही साथ एजेंट प्रोग्राम के द्वारा एजेंट फंक्शन भी उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसके अनुप्रयोग यानी कि यूजेस वगैरह दिए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि एआई एजेंट का उपयोग नेविगेशन एक्सेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड है कि इस एजेंट का उपयोग जो है बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि ये एजेंट ऑफिस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। चौथा पॉइंट है कि इनका इस्तेमाल मेडिकल क्षेत्र में मरीजों के इलाज के लिए और मरीज को अच्छा इलाज देने में भी किया जाता है। पांचवा पॉइंट है कि एआई एजेंट का इस्तेमाल वैक्यूम क्लीनर में भी किया जाता है। साथ ही साथ छठा पॉइंट है कि इस एजेंट का इस्तेमाल सेल्फ ड्राइविंग कार में भी किया जाता है, जैसे कि टेस्ला कंपनी की जो कार हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे समझते हैं एजेंट के कार्य। तो पहला कार्य है इसका कि एआई एजेंट समस्या को सुलझाने का काम करते हैं। सेकंड है कि यह कार्य को डिटरमाइन यानी कि निर्धारित भी करते हैं, साथ ही साथ वातावरण की गतिविधियों को भी एनालाइज करते हैं। और चौथा पॉइंट है कि ये मनुष्य की तरह सोच भी सकते हैं और कार्य भी कर सकते हैं। पाँचवा पॉइंट है कि एजेंट किसी चीज़ की प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है एजेंट वो यहाँ पर फाइनली समाप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुल मिलाकर अब तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें हमने जाना था कि एआई क्या होता है, इसके लाभ हानि जो भी वगैरह हैं वो सारी चीज़ कर लिए थे। साथ ही साथ एजेंट के भी हमने टाइप्स वगैरह, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स भी, ये भी हमने जान लिए थे। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो यहाँ पर समझते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर मशीन लर्निंग क्या है। तो मशीन लर्निंग के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही टाइप्स होता है, यानी कि मशीन लर्निंग को ही हम एआई भी कहते हैं, जिससे मशीन अपने एक्सपीरियंस यानी कि जो उसके अनुभव होते हैं, साथ ही साथ डेटा की मदद से अपने आप सीखता है और चीज़ों को प्रेडिक्ट करता है। यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो मशीन लर्निंग एक स्टडी है जो कंप्यूटर को खुद से लर्न करने की क्षमता प्रदान करना है, यानी कि खुद से सीखना ही हमारा मशीन लर्निंग कहलाता है। जैसे हम इंसान चीज़ों को अपने अनुभव से सीखते हैं, जैसे कि हम कोई भी कार्य होता है अनुभव से सीखते हैं, वैसे ही मशीन या कंप्यूटर बिना इंसान की मदद से खुद से सीखते हैं। मशीन या कंप्यूटर खुद से लर्न करने की जो एबिलिटी है, इसे ही हम मशीन लर्निंग कहते हैं। यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए मशीन लर्निंग क्या होता है। देखो मशीन लर्निंग जो है वो एआई का टाइप्स होता है, साथ ही साथ जिससे क्या होता है कि इसमें मशीन अपने एक्सपीरियंस, यानी कि मशीन के जो एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव कि कितनी मशीन चली है और कौन से पार्ट्स हैं जो उसने कार्यरत किए हैं, उन चीज़ों के अनुभव से और जो डेटा उसमें यानी कि क्या क्या प्रोडक्शन हुआ है, उन चीज़ों से जो सीखती है, उन्हीं चीज़ों को हम मशीन लर्निंग कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन थी कि मशीन लर्निंग जो है वो एक स्टडी है जो कंप्यूटर को खुद से लर्न यानी कि सीखने की क्षमता प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मशीन लर्निंग क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझते हैं। मशीन लर्निंग का आविष्कार जो है वो 1959 में आर्थर सुमेल नाम के वैज्ञानिक ने किया था। मशीन लर्निंग की मदद से मशीन प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी भी करती है और बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजंस यानी कि निर्णय को भी लेती है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो मशीन को यह क्षमता प्रदान करती है कि वह अपना काम खुद से ही कर पाए और खुद से ही अपने काम को विकसित यानी कि डेवलप कर सके। मशीन लर्निंग मशीन को मनुष्य की तरह सोचने, समझने और सीखने में सक्षम बनाता है, ताकि सिस्टम या मशीन मनुष्य की तरह ही किसी काम को सोच समझकर आसानी से पूरा कर पाए। उसके बाद यहाँ पर समझते हैं अगला पॉइंट क्या है। मशीन लर्निंग में कंप्यूटर या मशीन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है जो सिस्टम को सोचने और समझने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसके एल्गोरिदम का प्रयोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कार्यों में किया जाता है, जैसे कि मेडिसिन हो गया, ईमेल फिल्टरिंग हो गया, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो गया या फिर कंप्यूटर विजन हो गया। इन चीज़ों में मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर समझते हैं मशीन के प्रकार, यानी कि मशीन लर्निंग के प्रकार। तो यहाँ पर समझते हैं एक एक करके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इसमें हमारा पहला टाइप्स होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये ठीक इसी का उल्टा होता है। उसके बाद यहाँ पर सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग है। उसके बाद रेनफोर्समेंट लर्निंग, यानी कि कुल मिलाकर ये 4 प्रकार की मशीन लर्निंग होती हैं। अब यहाँ पर एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। तो देखो सुपरवाइज्ड लर्निंग एक प्रकार की मशीन लर्निंग का एक टाइप्स है जिसमें लेवल्ड डेटा का इस्तेमाल मशीन को ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। इसमें यानी कि जो डेटा होता है एक तरीके से लेवल के फॉर्म में, यानी कि 1 करके, जैसे 2, 3, 4 इस तरह से यहाँ पर डेटा होता है। अब उस डेटा से क्या होता है कि मशीन को ट्रेनिंग दी जाती है, उस डेटा के माध्यम से मशीन को सिखाया जाता है कि किस तरह से तुम्हें कार्य करना होता है। उसके बाद इसमें मशीन डेटा सेट्स को समझाने के लिए लेवल्ड डेटा का इस्तेमाल मॉडल को क्रिएट करने के लिए करता है। अब लेवल डेटा एक तरह का इनपुट डेटा होता है जो पहले से ही मशीन के पास मौजूद होता है और इस डेटा को एनालाइज करके सिस्टम आउटपुट डेटा की भविष्यवाणी करता है। उसके बाद यहाँ पर सरल शब्दों में यानी कि शॉर्ट डेफिनेशन समझें तो सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिस्टम इनपुट डेटा की मदद से यूजर को सही आउटपुट प्रदान करता है, ठीक कंप्यूटर की तरह ही।
सुपरवाइज लर्निंग जो है वो निगरानी पर आधारित लर्निंग होती है, जैसे कि एक स्टूडेंट टीचर की निगरानी में चीज़ों को सीखता है। जैसे कि आप मेरी निगरानी में, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरी निगरानी में जो आप क्लास देख रहे हैं, ये एक तरीके से सुपरवाइज लर्निंग होती है। उसके बाद आगे समझते हैं। सुपरवाइज लर्निंग का उपयोग जो है वो कई जगहों पर किया जाता है, जैसे कि रिस्क असेसमेंट, इमेजेस क्लासिफिकेशन, या फिर फ्रॉड डिटेक्शन, या फिर हो सकता है आपका स्पैम फिल्टरिंग का पता लगाने के लिए। यानी कि कुल मिला के ये कुछ चीज़ ऐसे होती हैं जो स्कैम वगैरह से रिलेटेड होती हैं, वहाँ पर मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सुपरवाइज लर्निंग जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, उनको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। पहला होता है आपका इसमें रिग्रेशन, ये भी समझ लेते हैं। रिग्रेशन जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक टाइप्स है। ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसका प्रयोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच के रिलेशनशिप को पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा रिग्रेशन का उपयोग जो है मशीन लर्निंग में प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की विधि के रूप में भी किया जाता है। रिग्रेशन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हो गया, या फिर पॉलिनोमियल हो गया, या बाइसियन हो गया, या फिर रिग्रेशन ट्रीज हो गई। तो यहाँ पर सेकंड जो टाइप्स है सुपरवाइज्ड लर्निंग का, वो है आपका क्लासिफिकेशन एक तरह का एल्गोरिदम होता है जिसमें डेटा को कैटेगराइज में, यानी कि कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनाइज व्यवस्थित किया जाता है। क्लासिफिकेशन का प्रयोग डेटा को क्लास या ग्रुप में क्लासिफाई करने के लिए किया जाता है। क्लासिफिकेशन में डेटा को क्लासिफाई करने के लिए गणितीय तकनीक जैसे कि डिसीजन ट्री हो गया, या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, या फिर न्यूरल नेटवर्क के आदि माध्यमों से इसका यूज किया जाता है। उसके बाद उदाहरण के लिए यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि इसका प्रयोग किसी क्लास के स्टूडेंट को उनके ग्रेड सिस्टम या एवरेज, गुड, एक्सीलेंट के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है राहुल नाम का, ठीक है, और कोई स्टूडेंट है सतीश नाम का, और कोई व्यक्ति है, और एक स्टूडेंट और है हमारा राम नाम का। तो यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर इनके ग्रेड के आधार पर नंबर दिए जाते हैं, जैसे कि एवरेज हो गया, या गुड हो गया, या एक्सीलेंट हो गया। कुछ इस तरह से यहाँ पर इनको क्लासिफाई के रूप में यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर मशीन लर्निंग के, सुपरवाइज्ड लर्निंग के कुछ फ़ायदे दिए गए हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो पहला है इसमें कि यह मशीन को पुराने इनपुट डेटा के आधार पर आउटपुट डेटा की भविष्यवाणी करने में भी मदद करता है। सेकंड पॉइंट है कि इसमें यूजर को वस्तुओं के वर्गों, यानी कि क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल यूजर को वास्तविक दुनिया की समस्याओं जैसे कि धोखाधड़ी, स्पैम फिल्टरिंग आदि को सुलझाने में भी मदद करता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसके नुकसान दिए गए हैं, वो भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि यह लर्निंग मुश्किल कार्य को करने में सक्षम नहीं है, यानी कि इसमें कुछ हार्ड वर्क जो हैं वो यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट है कि इसमें आउटपुट डेटा की भविष्यवाणी करने में काफ़ी समय लगता है, यानी कि जो आउटपुट होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है वो भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो बेसिकली कहा जाए तो सुपरवाइज्ड लर्निंग है, ठीक उसी का ये उल्टा रूप होता है। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो बेसिकली एक मशीन लर्निंग का टाइप्स है जो सुपरवाइज्ड लर्निंग का उल्टा होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो इसमें अनलेवल्ड डेटा, वहाँ पर क्या था कि लेवल्ड डेटा का यूज़ करके, इस्तेमाल करके इसको ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर अनलेवल्ड, ठीक उसी को उल्टा यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसी लर्निंग है जिसमें मशीन बिना किसी निगरानी के चीज़ों को सीखती है। वहाँ पर निगरानी में सीखती थी, यहाँ पर बिना किसी निगरानी में चीज़ों को सीखती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का प्रयोग जो है बहुत बड़ी मात्रा के डेटा के उपयोगी इनसाइट्स प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल जो है मनुष्य की तरह सोचने में सक्षम होते हैं, जैसे मनुष्य की तरह व्यवहार करना, कार्य करना, सोचना आदि सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके कुछ टाइप्स दिए गए वो यहाँ पर समझते हैं। पहला टाइप्स है आपका इसमें क्लस्टरिंग। देखो, क्लस्टरिंग एक ऐसी विधि है जिसमें ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में विभाजित किया जाता है, यानी कि कई सारे ऑब्जेक्ट हो गए, इन्हें ग्रुप्स के माध्यम से डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट एक जैसे होते हैं उन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है, और जो ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं उन्हें दूसरे ग्रुप में रखा जाता है।
हमारी सामान्य ज़िंदगी में भी क्लस्टरिंग का रोल होता है। उदाहरण के लिए किसी रेस्टोरेंट में, मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए और अलग अलग प्रकार का फूड आपने देखा, और व्हीकल शोरूम में आपने देखा होगा कार्स, बाइक्स तथा अन्य व्हीकल्स भी होते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड टाइप से इसका एसोसिएशन। तो एसोसिएशन जो है वो एक प्रकार की तकनीक है जो यह बताती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से किस प्रकार एसोसिएट यानी कि जुड़ा हुआ है। एसोसिएशन बड़े डेटाबेस में वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को खोजने की एक प्रकार से बहुत प्रसिद्ध पॉपुलर मेथड माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के कुछ फ़ायदे दिए गए हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है इसमें, सुपरवाइज्ड लर्निंग की तुलना में जो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्यों को आसानी से पूरा कर सकती है, क्योंकि इसके पास लेवल डेटा नहीं होता है, जिस कारण यह जटिल कार्यों को आसानी से पूरा कर पाती है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें यूज़र के लिए डेटा को प्राप्त करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें लेवल्ड किए गए डेटा की तुलना में बिना लेवल्ड किए गए डेटा की जो जानकारी है काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसके नुकसान दिए गए, वो भी यहाँ पर समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है कि इस लर्निंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सेकंड पॉइंट है कि इसके परिणाम जो रिजल्ट हैं वो ठीक नहीं होते, जिस कारण यूज़र को सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। अब यहाँ पर समझते हैं हम मशीन लर्निंग के कुछ फ़ायदे दिए गए, उनके बारे में जानते हैं। तो पहला फ़ायदा यही है कि मशीन लर्निंग जो है वो मशीन को एडवांस और मॉडर्न बनाने में मदद करता है, जिसके चलते मशीन जो है वो इंसानों की तरह सोच और समझ सकता है और इंसानों की तरह ही किसी कार्य को आसानी से पूरा कर सकता है। दूसरा पॉइंट है कि यह पुराने इनपुट डेटा की मदद से आउटपुट डेटा की भविष्यवाणी करने में सक्षम होते हैं, जिससे यूज़र को फ्यूचर के डेटा का पता चल जाता है। हालांकि यह डेटा जो होता है पूरी तरह से सटीक नहीं होता है, क्योंकि फॉल्स डेटा होता है, और लेकिन यूज़र जो है उसको भविष्य में होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनका एक तरीक़ा से आइडिया लग जाता है, लेकिन कंफर्म पता नहीं हो पाता है कि ये घटना पूरी तरह से घटेगी, लेकिन उसे बेसिकली आइडिया लग जाता है कि हो सकता है कि ये शायद घटना घटे। तीसरा पॉइंट है कि यह छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने में मदद भी करता है, जिसके चलते छात्र आसानी से हाई स्कूल की जो शिक्षा होती है उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। मशीन लर्निंग छात्रों को ऐसी तकनीक प्रदान करता है जिसकी मदद से छात्र किसी भी चीज़ के बारे में बड़ी आसानी से रिसर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया आपका। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि ये पेशेंट यानी कि मरीज़ की बीमारियों का पता लगाने में भी मदद करता है, जिसके चलते सही बीमारी का भी पता लगाया जा सकता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट समझते हैं कि यह इंसानों की तुलना में ज़्यादा मात्रा में डेटा को रिव्यू या एनालाइज भी कर सकता है, इंसानों की तुलना में ज़्यादा सटीक भविष्यवाणी भी कर सकता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग में पुराना डेटा हिस्ट्री के रूप में स्टोर रहता है, जिसका उपयोग जो है वो फ्यूचर डेटा को प्रेडिक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। छठा एडवांटेज है आपका इसमें कि इसमें किसी काम को आसानी से पूरा किया जा सकता है, और क्योंकि मशीन लर्निंग में ज़्यादातर कार्य जो होते हैं वो ऑटोमेटिक किए जाते हैं। मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम होते हैं वो बताते हैं कि उससे किस समय कौन सा काम करना है, जो इसके सोचने समझने की शक्ति को दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पर इसके कुछ नुकसान दिए गए, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला नुकसान यही है कि मशीन लर्निंग पूरी तरह से ट्रेंड करने के लिए अधिक मात्रा में डेटा की ज़रूरत पड़ती है, जिसके चलते जो परिणाम जो रिजल्ट होते हैं वो गलतियां होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अधिक मात्रा में डेटा होने के कारण कार्य को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा समय भी इसमें लग सकता है, यानी कि एक तरह से मान सकते हैं कि इसमें डेटा जो है जो जानकारी एक तरीके से फॉल्स भी मिल सकती है, साथ ही साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम का भी कंज्यूमेशन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम होते हैं उनको डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद भी होता है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि इसमें पुराने इनपुट डेटा की मदद से आउटपुट डेटा की जो भविष्यवाणी की जाती है, लेकिन यह जो परिणाम या डेटा होता है वो पूरी तरह से सही नहीं हो सकते, जिसके चलते यूज़र को समस्याओं का सामना करना भी पड़ सकता है। चौथा पॉइंट है कि इसमें डेटा का साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिस कारण सिस्टम को अधिक मात्रा में मेमोरी स्पेस की ज़रूरत भी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर इसके नुकसान भी ख़त्म हो जाते हैं। कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं जो एग्ज़ाम में आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है इंडक्टिव लर्निंग। ये भी एक तरीक़ा से मशीन लर्निंग का एक नया फील्ड है जो वर्तमान समय में चल रहा है। इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में
कहीं ना कहीं से कोई क्वेश्चन उठा भी सकता है। तो मशीन लर्निंग का ये एक नया फील्ड होता है जिसमें हम इंडक्टिव लर्निंग कहते हैं। इंडक्टिव लर्निंग को नए नियमों को लाने या भविष्य के क्रियाकलापों को प्रेडिक्ट करने के लिए बनाया गया है। यानी कि जो इंडक्टिव लर्निंग जो है वो एक तरीक़ा से कुछ इसमें नए नियम रूल्स वगैरह लाए गए हैं जो ठीक मशीन लर्निंग की तरह ही कार्य करता है। यानी कि इंडक्टिव लर्निंग जो है वो एक ऐसी लर्निंग होती है जिसको ऑब्जर्वेशन तथा नॉलेज यानी कि नियमों तथा नई निष्कर्षों की से प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर समझते हैं एक शॉर्ट डेफिनेशन के माध्यम से आखिर क्या होती है। इंडक्टिव लर्निंग उदाहरणों के द्वारा सीखने की एक प्रक्रिया होती है। ये सिंपल डेफिनेशन है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंतर भी पूछा जाता है, तो अंतर भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो एक तरफ है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और एक तरफ है आपका मशीन लर्निंग। इन दोनों के बीच में आपसे अंतर या डिफरेंस पूछ सकता है एग्जाम में, तो वो यहाँ पर समझ सकते हैं। तो एक तरफ आपका एआई है, दूसरी तरफ एमएल है यानी कि मशीन लर्निंग। तो इसमें एआई में क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक ऐसी तकनीक है जो मशीन को मानव की तरह व्यवहार करने में सक्षम बनाती है। लेकिन मशीन लर्निंग जो है वो ये इसी का टाइप्स है जिसमें मशीन डेटा से सीखता है, यानी कि यहाँ पर मशीन डेटा से सीखता है। दूसरा पॉइंट है कि एआई का लक्ष्य इंसानों की तरह कठिन समस्याओं को हल करने के लिए एक स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम बनाना है। लेकिन एमएल का लक्ष्य जो है वो मशीन को डेटा से सीखने की अनुमति देता है ताकि वे सटीक आउटपुट दे सकें। तीसरा पॉइंट है कि एआई में हम इंसान की तरह किसी भी काम को करने के लिए इंटेलिजेंट सिस्टम बनाते हैं, लेकिन एमएल में हम किसी विशेष कार्य को करने के और सटीक परिणाम देने के लिए मशीन को सिखाते हैं। कुछ पॉइंट हैं जो एग्जाम में आपको लिखकर जरूर आए हैं, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। एआई के यहाँ पर 3 टाइप्स होते हैं जो मैंने बताए थे, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग और जनरल एआई। इसके 4 प्रकार होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और रेनफोर्समेंट लर्निंग। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिग्रेशन क्या है। इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम समझते हैं। तो देखो रिग्रेशन क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो मशीन लर्निंग में रिग्रेशन जो है वो एक तकनीक है, मैंने भी बताया था अभी आपको कि रिग्रेशन का ही एक टाइप्स होता है रिग्रेशन, यानी कि मशीन लर्निंग में होता है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को खोजने के लिए किया जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो रिग्रेशन जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग की एक तकनीक है जो यह बताती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अनुसार किस प्रकार बदलती है। डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेटा होता है जिसके बारे में हमें पता होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वह होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। यानी कि एक बार यहाँ पर और समझिए। तो देखो जो आपका रिग्रेशन है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग की एक तकनीक है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के अनुसार बदलती है। डिपेंडेंट वेरिएबल वह डेटा होता है जिसके बारे में हमें जानकारी होती है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये वह डेटा होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर आगे समझते हैं। रिग्रेशन का इस्तेमाल जो है वो भविष्यवाणी करने, मौसम का पूर्वानुमान लगाने और कैजुअल इफेक्ट रिलेशनशिप को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। रिग्रेशन का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में भी किया जाता है, जैसे कि स्टॉक की कीमतों पर अनुमान लगाने में या फिर कंपनी का वास्तविक लाभ निकालने के लिए और डेटा की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। इसके बाद इसका उपयोग जो है वो ज़्यादातर अभी के समय में कहा जाए तो फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के क्षेत्रों में ज़्यादा किया जाता है। इस विधि का उपयोग करके शेयर मार्केटिंग या फिर कर्मचारी की सैलरी या घर या किसी कंपनी की भविष्यवाणी की जा सकती है, उसके बारे में प्रेडिक्ट किया जा सकता है। यह मार्केट के ट्रेंड का पता लगाने में सक्षम है, जिसके कारण लोगों को यह पता चल जाता है कि मार्केट में इस समय किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है कि किस टाइम पे। जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मार्केट के अंदर क्या पूरी इंटरनेट पे घबली आर्ट्स घबली इमेज ज़्यादा छाया हुआ था, ठीक उसी तरह से।
आगे समझते हैं कि यह तकनीक जो है वो तेज़ गति से वाहन चलाने से होने वाले सड़क हादसों की भविष्यवाणी भी कर सकती है। जैसे कि तीसरा पॉइंट है इसमें शेयर मार्केटिंग। ये तकनीक शेयर मार्केट भी भविष्यवाणी कर सकती है। कॉर्पोरेट रिटर्न्स हो गए या फिर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स हो गई, उनके बारे में भी मेक डिसीजन यानी कि फैसले भी लेती है। अब यहाँ पर रिग्रेशन के कुछ फ़ायदे दिए गए, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला फ़ायदा इसका यही है कि रिग्रेशन समस्या को हल करने में मदद करता है। कोई भी प्रॉब्लम हो वो यहाँ पर सॉल्व कर दी जाती है। सेकंड पॉइंट है कि यह आने वाले खतरों के बारे में लोगों को जानकारी देता है, उनके बारे में भविष्यवाणी भी कर सकता है। और तीसरा है कि यह डेटा को समझने में मदद करता है। चौथा है रिग्रेशन को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसके नुकसान दिए गए हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें फर्स्ट नुकसान यही है कि ये डेटा में कोई त्रुटि है तो सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। यानी कि डेटा में कोई त्रुटि है तो उसके बारे में ये सटीक जानकारी नहीं दे सकता है। दूसरा पॉइंट है कि इसकी प्रक्रिया को समझना मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तीसरा पॉइंट है कि रिग्रेशन में जैसे जैसे चरो यानी कि वेरिएबल की संख्या बढ़ती है यह कम विश्वसनीय हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हमारा डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग क्या होता है वो यहाँ पर हम समझते हैं। समझो, देखो डेटा माइनिंग को डेटा या नॉलेज डिस्कवरी भी कहते हैं। डेटा माइनिंग जो है बहुत बड़े डेटा के समूह से स्मॉल डेटा को सर्च करने की प्रोसेस है। यानी कि मान लीजिए खूब बड़ा डेटा का एक सोर्स है, ठीक है। इस डेटा के समूह में से आपको एक छोटी सी जानकारी प्राप्त करनी है, जैसे कि आपका गूगल हो गया। अब गूगल पे जाके आपको सर्च करना है कि भाई डेटा माइनिंग क्या होता है। तो ये एक तरह से गूगल क्या है, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि गूगल जो है जानकारी का भंडारण है। और आपको इसमें से कुल डेटा माइनिंग शब्द जो है वो सर्च करना है, तो इसी के बारे में डेटा माइनिंग होता है। अब देखो माइनिंग का आपने देखा होगा माइनिंग का अर्थ क्या होता है। पहले तो यही समझते हैं कि माइनिंग का अर्थ क्या होता है। देखो माइनिंग आपने देखा होगा माइनिंग की जाती है खदानों में वगैरह में, उसी को समझते हैं, उस माध्यम से आपको समझ में जल्दी आ जाए। माइनिंग में क्या होता है, माइनिंग में क्या होता है कि आपको माइनिंग के अंदर तो खदान के अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन एक विशेष रूप से माइनिंग जानी जाती है कि किस चीज़ के लिए यहाँ पर माइनिंग की जाती है। जैसे कि झारखंड में आपकी कोयला के लिए ज़्यादा खदानें यूज होती हैं। पश्चिम बंगाल हो गया, कई सारी खजाने हैं। जैसे आपने KGF शब्द सुना होगा, KGF कोलार गोल्ड फिश, यहाँ पर जो है वो सोने की माइनिंग की जाती है, यहाँ पर सोना निकलता है, ठीक उसी तरह से। तो एक तरीक़ा से जो है आपका डेटा माइनिंग वो भी ठीक इसी से संबंधित होता है। यानी कि डेटा माइनिंग एक ऐसी उपयोगी तकनीक है जिसका प्रयोग करके कंपनीज बहुत बड़े डेटा के समूह में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है उसको निकालती हैं, ठीक है। ठीक उसी माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि डेटा माइनिंग का प्रयोग करके हिडन पैटर्न्स और यूजफुल डेटा को खोजा जाता है और फिर इन पैटर्न्स और डेटा के आधार पर डिसीजन मेकिंग यानी कि डिसीजन निर्णय लिया जाता है। और डेटा माइनिंग की जो प्रक्रिया है इसका प्रयोग करके ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। डेटा माइनिंग में डेटा को एनालाइज करने के लिए डेटा माइनिंग टूल्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कुछ टूल्स के बारे में यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला है आपका एक्सप्लेनेटरी, इसमें जो है वो देखी गई घटना या परिस्थिति को एक्सप्लेन किया जाता है। दूसरा है कॉन्फर्मेटरी, इसमें संभावनाओं से मुक्त परिकल्पनाओं की कॉन्फर्मेशन किया जाता है इसमें। उसके बाद है आपका एनालिजेटरी, इसमें नए डेटा को एनालाइज किया जाता है जिससे पॉजिटिव फीडबैक दिए जा सकें। तो यहाँ पर कुछ इसके टूल्स हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आगे जाते हैं, इसके फ़ायदों के बारे में जानते हैं। तो एक एक पॉइंट समझेंगे क्या क्या फ़ायदे इसके होते हैं डेटा माइनिंग के। पहला तो यही कि डेटा माइनिंग की तकनीक जो है वो इसके द्वारा कंपनी नॉलेज पर आधारित इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करती है। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी क्या होती हैं कि बड़े बड़े जो कामलाक डेटा होता है उसका यूज़ करती हैं, बकाया जो डेटा होता है उसे फेंक देती हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशंस को अपने प्रोडक्शन और ऑपरेशन को बेहतर करती हैं।
तीसरा पॉइंट है कि डेटा माइनिंग दूसरे स्टैटिस्टिकल डेटा एप्लीकेशंस की तुलना में कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है, अर्थात इससे कॉस्ट की बचत होती है, वो बच जाती है। चौथा पॉइंट है कि इसके द्वारा आसानी से डिसीजन यानी कि निर्णय लिए जा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि इसमें नए सिस्टम्स में इम्प्लीमेंट करना ही बहुत ज़्यादा आसान होता है। छठा पॉइंट है कि इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, जिससे बड़े डेटा को कम समय में एनालाइज यानी कि विश्लेषण किया जा सकता है। सातवां पॉइंट है कि यह प्रॉफिटेबल कस्टमर्स को आसानी से खोज लेता है, जिससे प्रोडक्ट को सेल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और कस्टमर से रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। कुछ यहाँ पर इसकी हानियाँ दी गई, वो भी यहाँ पर समझ लेते हैं। पहला नुकसान यही है, सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इसमें डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी नहीं होती है। इसमें सभी डेटा को इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि सोशल मीडिया के मैसेजेस हो गए, फ़ोटोज़ वगैरह हो गए आदि के लिए कोई प्राइवेसी होती नहीं। डेटा माइनिंग के द्वारा कलेक्ट किया गया जो डेटा होता है ज़्यादातर इनकम्प्लीट यानी कि अधूरा होता है। इसमें इररिलेवेंट यानी कि बेकार डेटा को भी कलेक्ट कर लिया जाता है। ये कुछ इसके नुकसान हैं, वो यहाँ पर हम बता दिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसकी विशेषताएं दी गई हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें है कि यह फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है, यानी कि फ्यूचर के बारे में जानकारी देता है। इसका अर्थ है कि भविष्य के बारे में जो घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में हमें बताता है। यह बड़े डेटा सेट्स और डेटा बेस को फोकस करता है। इसमें पैटर्न की प्रेडिक्शन ऑटोमेटिक होती है और यह व्यवहार पर एनालिसिस आधारित करता है। ये काम में आने वाली जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको ये यहाँ पर क्रिएट करता है। तो ये हो जाते हैं इसके कुछ फीचर्स। उसके बाद यहाँ पर डेटा माइनिंग के टाइप्स को यहाँ पर समझते हैं। तो बेसिकली कहा जाए तो डेटा माइनिंग एनालिसिस जो है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला होता है आपका प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग एनालिसिस, दूसरा होता है डेस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग एनालिसिस। अब यहाँ पर एक एक करके दोनों को समझते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर पहला ही है हमारा प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग एनालिसिस। यह भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रेडिक्ट करता है। ये बेसिकली कहा जाता है कि 4 प्रकार का होता है, वो यहाँ पर हम समझते हैं। क्लासिफिकेशन, जिसमें हम किसी क्लास या ग्रुप्स के माध्यम से जान सकते हैं। रिग्रेशन हो गया, टाइम सीरीज हो गया या प्रेडिक्शन एनालिसिस हो गया। सेकंड है आपका डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग एनालिसिस। इसका प्रयोग जो है डेटा को उपयोगी इन्फॉर्मेशन में बदलने के लिए किया जाता है। यह भी एक तरीक़ा से 4 प्रकार का होता है। इसमें आपका पहला है क्लस्टरिंग एनालिसिस, दूसरा है समराइजेशन एनालिसिस, तीसरा है एसोसिएशन रूल्स एनालिसिस, उसके बाद चौथा है आपका सीक्वेंस डिस्कवरी एनालिसिस। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये 4 प्रकार के हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम डेटा माइनिंग के उपयोग समझते हैं, कहाँ कहाँ पर डेटा माइनिंग का यूज़ किया जाता है। तो देखो कई सारे पॉइंट्स हैं, वो भी यहाँ पर हम समझते हैं। पहला हो गया हेल्थ केयर। हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग जो है मरीज के रोग के बारे में पता लगाने के लिए भी किया जाता है। हॉस्पिटल्स में हो गया या मार्केट के क्षेत्र में एजुकेशन और फ्रॉड के डिटेक्ट करने में भी यूज़ किया जाता है। ये पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं और कुछ नहीं याद करना है आपको इसमें। उसके बाद तो बात करें डेटा वेयर हाउस के बारे में जानते हैं। तो डेटा वेयर हाउसिंग जो है विभिन्न प्रकार के स्रोतों से डेटा को कलेक्ट और मैनेज करने की एक प्रोसेस होती है। यानी कि सिंपल समझिए, जो डेटा वेयर हाउस है जो आपका, ये एक तरीके का विभिन्न प्रकार के जो डेटा होते हैं उनका एक स्रोत होता है और उनसे जो डेटा कलेक्ट और मैनेज किया जाता है वो एक प्रोसेस होती है। इन दोनों को मिलाकर जो प्रक्रिया बनती है उसे ही डेटा वेयर हाउसिंग कहते हैं। यानी कि डेटा वेयर हाउस का जो उपयोग है वो आमतौर पर अलग अलग प्रकार के डेटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। सिंपल शब्दों में समझें, डेटा वेयर हाउसिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें डेटा को अलग अलग स्थानों से इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद इस डेटा को डेटा वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है। यानी कि सिंपल समझने वाली बात है कि क्या होता है कि कई सारे डेटा के जो हैं सोर्स होते हैं। अब इन डेटा को अलग अलग स्थानों से एकत्रित करके एक जगह स्टोर कर दिया जाता है। अब जहाँ से ये एकत्रित किया जाता है यहाँ पर, इसे ही हम डेटा वेयर हाउस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो डेटा वेयर हाउस एक प्रकार का DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। डेटा वेयर हाउसिंग डेटा को एक स्थान में स्टोर करने की
करने का माध्यम होता है। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए कई प्रकार के हार्डवेयर का यूज़ किया जाता है। डेटा को सर्वर्स के द्वारा समूह या कंप्यूटर पर स्टोर करना डेटा वेयर हाउसिंग कहलाता है। और डेटा वेयर हाउस में नए और पुराने जो डेटा होते हैं, दोनों प्रकार के डेटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं। डेटा वेयर हाउसिंग का जो कार्य होता है, सिर्फ डेटा को स्टोर करना ही नहीं बल्कि डेटा को सुरक्षा भी प्रदान करता है। डेटा वेयर हाउस जो है वो कई प्रकार के सोर्स से प्राप्त जानकारी को एक स्थान में एकत्रित करता है, जिसे हम रेपोजिटरी कहते हैं। इसमें सारी सूचना जो होती हैं वो एक स्कीमा के अंतर्गत स्टोर की जाती हैं। इसमें एक बार कलेक्ट हुआ जो डेटा होता है वो लंबे समय तक स्टोर रहता है और इस डेटा का इस्तेमाल जो है वो लंबे समय तक भी किया जा सकता है। डेटा वेयर हाउसिंग का उपयोग जो है वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसका उपयोग जो है वो ज़्यादातर जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आगे समझते हैं डेटा वेयर हाउस की विशेषताएं। तो यहाँ पर डेटा वेयर हाउस की काफ़ी सारी विशेषताएं दी गई हैं, एक एक करके यहाँ पर हम समझते हैं। पहली विशेषता यही है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि विषय पर आधारित। एक पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट हो सकती है, उसके बिहाफ पर ये होता है। तो डेटा वेयर हाउस का जो प्रयोग है किसी विशेष सब्जेक्ट को एनालाइज करने के लिए, अर्थात यह एक विशेष सब्जेक्ट पर आधारित होता है। दूसरा पॉइंट है इंटीग्रेटेड, यानी कि एकीकृत। डेटा वेयर हाउस बहुत सारे डेटा के स्रोतों से डेटा को एकत्रित यानी कि इंटीग्रेट करता है। तीसरा पॉइंट है टाइम वेरिएंट, यानी कि समय भिन्न, अर्थात इसमें नए और पुराने डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। किसी भी डेटा का समय का डेटा वेयर हाउस में हम रख सकते हैं। चौथा पॉइंट है नॉन वोलाटाइल, यानी कि परिवर्तनशील नहीं है, यानी कि एक बार जब हम डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर देते हैं तो उस डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसमें पुराने डेटा को बदला नहीं जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये 4 पॉइंट हैं जो इसके विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पर है एडवांटेज ऑफ डेटा वेयर हाउस, यानी कि डेटा वेयर हाउस के लाभ के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो इसमें आपका पहला जो लाभ है वो यहाँ पर समझते हैं कि यह बिजनेस इंटेलिजेंस यानी कि BI को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा होता है जिसके कारण बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि यह समय की बचत करता है, क्योंकि जब डेटा एक तरह कई सारे स्थानों से एकत्रित करके एक जगह रख दिया जाता है तो उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा समय भी बचाता है। इसमें यूजर्स बिना IT सपोर्ट के डेटा को बहुत तेज़ी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसके कारण समय और पैसे की बचत होती है। तीसरा पॉइंट है कि यह डेटा की क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता और कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता को बढ़ा देता है, जिससे कि डेटा वेयर हाउस बहुत सारे स्रोतों से डेटा को एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। कंसिस्टेंसी होने से डेटा जो है वो एक्यूरेट यानी कि सटीक रहता है और डेटा की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अगला पॉइंट है कि ये उच्च रोल यानी कि रोल का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट करता है। पांचवा पॉइंट है कि डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाता है, क्योंकि इसके पास हाई क्वालिटी का जो डेटा होता है उस माध्यम से। उसके बाद यहाँ पर हम समझते हैं टाइप्स ऑफ डेटा वेयर हाउस, यानी कि डेटा वेयर हाउस के प्रकार के बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो मुख्यतः ये 3 प्रकार के डेटा वेयर हाउस होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर समझते हैं। पहला है आपका एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस, जिसे EDW कहते हैं। यह भी एक प्रकार का सेंट्रलाइज वेयर हाउस होता है। यह डिसीजन सपोर्ट सर्विस प्रदान करता है। यह डेटा को ऑर्गेनाइज और रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिफाइड अप्रोच यानी कि एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह डेटा को सब्जेक्ट के आधार पर क्लासीफाई करने की सुविधा भी प्रदान करता है। दूसरा टाइप है ऑपरेशनल डेटा स्टोर यानी कि ODS। ये एक डेटा स्टोर होता है और इसका प्रयोग जो है वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कि DSS के विकल्प में रूप में किया जाता है। ODS में रियल टाइम में डेटा रिफ्रेश होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है नियमित कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को स्टोर करना। उसके बाद यहाँ पर तीसरा टाइप है डेटा मार्ट। डेटा मार्ट जो है वो डेटा वेयर हाउस का एक सबसेट है, यानी कि इसका छोटा पार्ट है। इसे बिजनेस के लिए विशेष कार्य के लिए डिज़ाइन किया गया था, जैसे कि सेल्स और फाइनेंस जो है वो इसी के अंतर्गत आती हैं। स्वतंत्र डेटा मार्ट में डेटा को सीधे सोर्स से कलेक्ट किया जा सकता है।
अब देखो डेटा मार्ट जो है वो आपके बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और हाइब्रिड। तो यहाँ पर हमारे जो डेटा वेयर हाउसिंग है वो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं डेटा प्रोसेसिंग के बारे में। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो, डेटा प्रोसेसिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि डेटा को इकट्ठा किया जाता है और फिर इस डेटा को उपयोगी जानकारी में बदल दिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो डेटा प्रोसेसिंग कच्चे डेटा को इकट्ठा करने और उसे उपयोगी की जा सकने वाली जानकारी में बदलने की एक विधि होती है। यानी कि डेटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर के द्वारा इसे कंप्लीट किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य जो है वो कच्चे डेटा को एक ऐसे डेटा में बदलना होता है जिसे मनुष्य आसानी से समझ सके। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्य भी शामिल होते हैं, जैसे कि डेटा को कलेक्ट करना है, डेटा को फिल्टर करना है या डेटा को एनालाइज करना। डेटा प्रोसेसिंग को 2 तरीक़ों से किया जाता है। पहला होता है इसमें ऑटोमेटिक और दूसरा होता है मैन्युअल। जब डेटा प्रोसेसिंग अपने आप होती है तो उसे ऑटोमेटिक कहते हैं। जब प्रोसेसिंग किसी व्यक्ति के द्वारा होती है उसे मैनुअल कहते हैं। अब डेटा प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से पूरा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी गलती हुई तो इससे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। डेटा प्रोसेसिंग का इस्तेमाल जो है वो बिज़नेस में ज़्यादातर किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और कंपनी अपने कस्टमर को बेहतर तरीके से समझ सकती है। उसके बाद यहाँ पर स्टेजेस समझते हैं, डेटा प्रोसेसिंग के क्या क्या चरण होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 6 चरण होते हैं, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर समझते हैं। पहला होता है इसमें डेटा कलेक्शन, दूसरा डेटा प्रिपरेशन, डेटा इनपुट, प्रोसेसिंग, डेटा आउटपुट, डेटा स्टोरेज। तो एक एक करके यहाँ पर हम समझते हैं सबके बारे में। पहला हमारा डेटा कलेक्शन। देखो, डेटा कलेक्शन डेटा प्रोसेसिंग का पहला स्टेप माना जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कच्चे डेटा को इकट्ठा किया जाता है और उस डेटा को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो स्टेप्स यानी कि तरीके होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। डेटा को कलेक्ट करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं वह बिल्कुल सही और इसमें कोई गलती ना होनी चाहिए। यदि कलेक्ट किए गए डेटा में कोई गलती होगी तो उसके परिणाम भी गलत आएंगे, इसलिए इसमें सबसे पहले बिल्कुल सटीक डेटा को कलेक्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन को डेटा क्लीनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे डेटा को फिल्टर करने की प्रोसेस होती है। इसमें डेटा को साफ किया जाता है ताकि उससे कोई त्रुटि ना रह सके। इस स्टेप का मुख्य उद्देश्य होता है खराब डेटा को छांटकर उसे बाहर निकालना, ताकि हाई क्वालिटी का डेटा जो है वो हमारे पास बच सके। तीसरा पॉइंट है डेटा इनपुट। इस स्टेप में कच्चे डेटा को मशीनी भाषा में बदल दिया जाता है, जिससे कि मशीन इस डेटा को आसानी से समझ सके, उसे पढ़ सके। मशीनी भाषा में बदलने के बाद इस डेटा को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में एंटर किया जाता है। चौथा पॉइंट है प्रोसेसिंग। इस स्टेप में इनपुट जो डेटा हमारा है, किए गए डेटा को प्रोसेस किया जाता है ताकि इनपुट को आउटपुट में बदला जा सके। डेटा को प्रोसेस करने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। ये डेटा प्रोसेसिंग का चौथा स्टेप है, जिसमें इनपुट डेटा को आउटपुट में बदला जाता है। पांचवा पॉइंट है डेटा आउटपुट। यह डेटा प्रोसेसिंग का 5वां स्टेप है, जिसमें आउटपुट डेटा प्राप्त होता है। ये आउटपुट डेटा उपयोग करने लायक होता है और इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। इस स्टेप में डेटा को आउटपुट डिवाइसों का उपयोग करके उसे डिस्प्ले किया जाता है। डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे ग्राफ, टेबल, वेक्टर फाइल या फिर ऑडियो, वीडियो या डॉक्यूमेंट वगैरह में। उसके बाद छठा पॉइंट है इसका डेटा स्टोरेज। यह डेटा प्रोसेसिंग का अंतिम और लास्ट स्टेप होता है। इसमें डेटा को कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइसेस में स्टोर किया जाता है ताकि प्रोसेस हुए डेटा को उपयोग भविष्य में किया जा सके। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग की कुछ विधियाँ होती हैं, वो यहाँ पर हम समझते हैं। तो विधियों के बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो बेसिकली 3 प्रकार की विधियाँ होती हैं जो डेटा प्रोसेसिंग में यूज़ होती हैं। तो पहली विधि है आपकी इसमें मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग, और सेकंड होती है मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग, और तीसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। एक एक करके यहाँ पर हम समझते हैं सभी को। तो पहली है जो हमारी मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग है। ये एक पहला तरीका है जिसमें क्या होता है कि डेटा को मैनुअल रूप से प्रोसेस किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। मैनुअल का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का मैनुअल
यानी कि किसी व्यक्ति की साझेदारी। उसके बाद मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग में कच्चे डेटा को कलेक्ट या फिर फिल्टर या उसे प्रोसेस करने के लिए किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग नहीं किया जाता है। इस डेटा प्रोसेसिंग की सबसे सस्ती विधि यही मानी जाती है जिसमें किसी प्रकार की कोई लागत नहीं होती है। उसके बाद है हमारा मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग एक ऐसी विधि होती है जिसमें डेटा को प्रोसेस करने के लिए मैकेनिकल डिवाइस जैसे कि कैलकुलेटर, टाइपराइटर और प्रिंटिंग प्रेस आदि का प्रयोग किया जाता है। मैनुअली डेटा प्रोसेसिंग की तुलना में मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग में बहुत कम मात्रा में गलतियाँ होती हैं। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग को ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। यह डेटा प्रोसेसिंग का सबसे तेज़ तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि आधुनिक तकनीकों का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में डेटा को प्रोसेस करने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये इसके कुछ विधियाँ हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम समझते हैं डेटा प्रोसेसिंग के कुछ फ़ायदे। तो पहला फ़ायदा ये है कि डेटा प्रोसेसिंग जो है वो अत्यधिक कुशल होता है, जो अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है। दूसरा पॉइंट है कि यह तेज़ गति से डेटा को प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से यूज़र का काफ़ी ज़्यादा समय जो होता है वो बच जाता है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें डेटा प्रोसेसिंग गलतियों को कम करने में भी मदद करता है। उसके बाद यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि आज के समय में डेटा प्रोसेसिंग की जो ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, हॉस्टल हो गया या फिर हॉस्पिटल, शेयर बाजार इत्यादि वगैरह। उसके बाद यहाँ पर हम इसके नुकसान के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से नुकसान हैं जो यहाँ पर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पहला है कि डेटा प्रोसेसिंग एक विधि है जो डेटा को प्रोसेस करते समय अधिक मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करती है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए अधिक मात्रा में मेमोरी की आवश्यकता, स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बड़ी मेमोरी यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तीसरा पॉइंट है कि ये एक महंगी प्रोसेस है जिसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है। उसके बाद यहाँ पर हम समझते हैं डेटा प्रोसेसिंग के प्रकार। तो बेसिकली यहाँ पर 3 प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग होते हैं। वो कौन कौन से हैं यहाँ पर हम समझते हैं। पहला है हमारा बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है कि इसमें डेटा जो होता है संख्याओं के रूप में, यानी कि नंबर्स के रूप में मौजूद होता है। बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग का उपयोग जो है वो ज़्यादातर कंपनी में न्यूमेरिकल कैलकुलेटर से संबंधित कार्यों को करने के लिए किया जाता है। दूसरा है साइंटिफिक डेटा प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग का उपयोग जो है वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। साइंटिफिक जो होता है डेटा प्रोसेसिंग में सिमुलेशन और जटिल गणनाओं को हल किया जाता है। उसके बाद है तीसरा इसमें रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग में का उपयोग जो है वो तुरंत रिजल्ट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि कोई यूज़र इस प्रोसेसिंग में कच्चे डेटा को डालता है तो उसे उसी समय परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रोसेसिंग का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर स्टॉक मार्केट, करेंसी ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये इसके टाइप्स हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम समझते हैं डेटा टाइप्स के और डेटा प्रोसेसिंग के उपयोग के बारे में। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो आपको मेनली याद रखने हैं, जैसे कि बैंकिंग क्षेत्र में हो गया, एजुकेशन में हो गया, साथ ही साथ आपका इसमें ट्रांजैक्शन लेन देन में, बैंकों के क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में